मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि नेहा मैम ने आपको क्रक्स बता दिया है कि आज की क्लास का क्रक्स क्या है, तो आगे शुरू करने से पहले थोड़ी चीज़ें जो रह गई थी उनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। इंट्रोस्पेक्शन और प्रॉब्लम टेक्निक, जैसे टैकल करने की चीज़ को जैसे कहते हैं कि किस तरीके से आप अपने समस्याओं का निवारण निकाल सकते हो, उसके बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे। जानेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे यूथ फेस कर रहे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो फेस कर रही है। ठीक है, तो एक शॉर्ट में बता देता हूँ। इंट्रोस्पेक्शन में जैसे इन्होंने कहा कि आत्मनिरीक्षण करना, अपने आप को जानना। इंसान दुनिया में घूमता है, टहलता है, मौज मस्ती करता है, दुनिया की प्रॉब्लम्स को समझता है, बट क्या वो 5 मिनट तसल्ली से अपने लिए सोचता है? बहुत ही कम, रेयर था। आजकल तो यूथ में ये हो गया है कि अगर 5 मिनट मिल भी गए हैं तो इंस्टाग्राम पे रील, यूट्यूब पे रील, इन सब में लगे हुए हैं। वो नहीं सोच पा रहे अपने लिए। और जब आप अपने लिए नहीं सोच पाते, जब आप अपने लिए नहीं थिंकिंग कर पाते, तभी जाकर प्रॉब्लम्स आती हैं। और उनको कैसे टैकल करना है, किस तरीके से आपको चीज़ों को बारीकी से एनालाइज करना है, ये आपके अंदर कहीं ना कहीं ये जो स्किल्स हैं वो नहीं आ पाते। तो आज उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्लास का नाम इंट्रोस्पेक्शन एंड प्रॉब्लम टेक्निक स्किल्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, इंट्रोस्पेक्शन होता क्या है? आप सभी को बता दिया गया है। आत्मनिरीक्षण यानी कि अपने आप को जानना कि हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कौन कौन से हमारे प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कौन कौन से हमारे पास नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अपने आप को जानना, थोड़ा सा अपने अंदर आत्मा को जानना, इसे इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ इमेज में बताया गया है, एक रिफ्लेक्शन बताया गया है, एक इंसान का रिफ्लेक्शन बताया गया है। इमेज के सेंस से भी आप समझ सकते हो कि इंट्रोस्पेक्शन होता क्या है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आगे हम समझेंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं। कोई भी चीज़ आप तब समझना चाहते हो जब आपको पता चले कि हाँ इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। खासकर पॉजिटिव तो पहले समझना ही चाहिए। तो इसे समझते हैं जरा। बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन में पहला जो आता है कैरेक्टर, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, खुद को जानना। आप जब खुद को जानोगे तब आप समाज को बहुत ही अच्छे नज़रिए से समझ पाओगे, क्योंकि इंसान जब खुद को नहीं समझेगा तो वो परेशान रहेगा। परेशान रहेगा तो इंसान कभी काम अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से नहीं कर सकता। सपोज करो समाज में आप बहुत परेशान हो, हेजिटेट फील करते हो, किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, अंदर एक परेशानी है जो आपको खाई जा रही है। क्या आप कोई काम कर पाओगे अच्छे से? क्या आप टेस्ट दे पाओगे, लिख पाओगे, स्पीकिंग कर पाओगे, या अदर कोई भी बात वर्ड कर पाओगे जब तक आप अपने आप को नहीं समझ पाओगे, जब तक आपके अंदर वो परेशानियाँ रहेंगी। तो प्लीज़ पहले सबसे अपने आप को समझो, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। समझो कि कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या क्या दिक्कत आ रही है। आपको मैं भी फॉर्मूला भी बताऊंगा जो हमारी क्लासों में बताया जाता है, तो वो फॉर्मूला प्लीज़ नोट डाउन करना अपने माइंड में और उस पर वर्क करना। इफेक्ट आपको बहुत जल्दी दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अचीव अ न्यू हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जानते हो आप सब? एनिमल और कोई? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि चेतना, सोचने समझने की शक्ति। ठीक है, जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो तो आप एक नए लेवल, एक हायर लेवल की थिंकिंग पर पहुंच जाते हो। ठीक है, हमेशा याद रखना, एक इंसान दूसरों की समस्या तभी समझ सकता है जब पहले वो अपनी समस्या समझ ले। ठीक है, तो अपने आप को पहले जब समझ लोगे तो आप दूसरों के बारे में समझ सकते हो। लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप प्रॉब्लम में हो, ठीक है, पब्लिकली आप क्या किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, किसी से मीटिंग नहीं कर पा रहे हो, या फिर किसी से आप व्हाट्सएप या किसी भी थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू नहीं इंटरेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि हाँ कोई प्रॉब्लम में है तो ऐसे रिएक्ट करता है। समझना, कोई प्रॉब्लम में है तो ऐसे रिएक्ट करता है। दूसरे किसी को देखोगे तो भी आपके मन में क्लिक करेगा, यार ये तो मेरी ऐसी सिचुएशन में था, जैसे मैं था वैसे ये है, यानी कि ये प्रॉब्लम में है। तो जब तक आप खुद को नहीं समझोगे तब तक आप दूसरों को नहीं समझ पाओगे। तो पहले सबसे, अगर आपको एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डेवलप करना है तो इंट्रोस्पेक्ट आपको अपने आप में करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक्समिनेशन एंड एक्सप्लोरेशन, यानी कि एक्सप्लोर, नए नए आइडियाज को आप तभी एक्सप्लोर कर पाओ। ठीक है, खुद को समझो, जानो,
नए नए आइडियाज़ को आप कब, जैसे आपको पता चल गया कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ है क्रिकेट में, मैं मान लो क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ, तो आप एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को, क्रिकेट में कौन सा शॉट कहाँ होता है, कहाँ शॉट कैसे मारना है, कौन सी बॉल पे कब प्ले करना है। ठीक है, एक एग्जांपल बताया मैंने, लाइक मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ पॉलिटिकल साइंस है, तो मैंने सोचा, एक्सप्लोर किया पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, थिंकर्स हो गए, वेस्टर्न हो गए, इंडियन हो गए। तो समझ रहे हो, जब आपने अपने अंदर अपनी चीज़ों को जाना, तब आपने एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया, आपने आपकी परीक्षा एग्जामिनेशन अपने आप को परीक्षा में डालना शुरू किया कि हाँ किस तरीके से आप एक नए लेवल पर जा सकते हो, नई चीज़ अचीव कर सकते हो। तो एक्सप्लोरेशन इस तरीके से काम है, अंडरस्टैंड? ठीक है, आगे बढ़ते। A clearer sense of purpose, सिंपल सी बात है कि आपको ये समझ आ जाता है कि आपका पर्पस क्या, उद्देश्य क्या, पर्पस मतलब उद्देश्य, बेसिकली आपका उद्देश्य क्या है, कि आपका उद्देश्य क्या है बेसिकली। ठीक है, लाइक आप दुनिया को बता रहे हो, सामने वाले को बता रहे हो कि हाँ हमें ये करना चाहिए, हमें इस तरीके से करना चाहिए, बट आपके अंदर कहीं ना कहीं एक माइंडसेट है कि यार मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वो जो है एक ऐसा सेंस डेवलप करना कि हाँ मुझे अपना उद्देश्य पता है। जैसे मनीष सर ने पिछली क्लास में एक एग्जांपल दिया था, मेरा एग्जांपल था, मैं गया था नीचे, मेरे किराएदार मतलब नीचे किराएदार थे, नए आए हुए थे, तो वो कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो मैं गया थोड़ा मोटिवेशन लेने के लिए, उन्होंने मुझे डिमोटिवेट करके भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि प्लान बी सोचो, प्लान बी सोचो। जब मैंने खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर लिया, मैं समझ गया कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, तो फिर प्लान बी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अ क्लियर सेंस ऑफ पर्पस, यानी कि अपने पर्पस को क्लियर रखो कि मुझे ये करना है तो कर। एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने गीता पढ़ी है, भगवत गीता पढ़ी है आपने? तो उसमें कृष्ण भगवान जो होते हैं, तो अर्जुन जब पहला ये दिन शुरू होता है, तो अर्जुन जब देखते हैं कि पूरी कुरुक्षेत्र सजी हुई है योद्धाओं से, तो अर्जुन हिचकिचाते हैं। अर्जुन कहते हैं मैं अपने ही परिजनों पर नहीं अस्त्र चला सकता। जिस भीष्म पितामह ने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, मैं उन पे कैसे बाण चला दूं? जिस गुरु ने मुझे शिक्षा दी है बाण चलाने की, मैं उन पे कैसे चला दूं बाण? जिन भाइयों के साथ मैं बचपन में खेला, उन पे कैसे बाण चलाऊं? तो पता है क्या कहा कृष्ण भगवान? उन्होंने खैर बहुत कुछ कहा था, गीता का ज्ञान दिया था उन्होंने, जिसमें ये भी था कि सभी लोग आत्मा है, सभी लोग अमर है, वैसे तो सब शरीर दूसरा धारण करेंगे, कोई इसमें से ऐसा नहीं है कि मरेगा नहीं, मृत्यु तो अटल है। लेकिन उसमें एक और चीज़ कही थी कृष्ण भगवान ने कि अपने सेंस को, मतलब इंग्लिश में बोल रहा हूँ उसमें, अपने सेंस को क्लियर रखो। तुम धर्म पथ पर हो, तुम्हें इनके अंदर के अधर्म को मारना है, अपने सेंस को क्लियर करो और युद्ध करो। तो वहाँ पर भी उन्होंने यही बताया था। कहने का मतलब है कि इंट्रोस्पेक्ट करो और अपने सेंस को क्लियर रखो। ठीक है, हौच-पौच मत कर दो एकदम कि खुद भी कंफ्यूज हो जाओ, सामने वाले को भी कंफ्यूज कर दो, तो ये नहीं करना है। इस क्लास का उद्देश्य सिर्फ इतना है, जो जो आपको बताया जाए अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करिए। आगे हम इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इनर पीस एंड पॉजिटिव एनर्जी। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग कि जब आपको देखो, इंसान समाज से झूठ बोल सकता है, इंसान अपनी फैमिली से झूठ बोल सकता है एक पल के लिए, बट इंसान अपने आप से झूठ कभी नहीं बोल सकता। वो कितना भी ट्राई कर ले कि हाँ मैं बहुत बेस्ट हूँ, लेकिन अंदर जानता है वो कि मेरी क्या क्या नेगेटिव चीज़ें होंगी। इनर पीस यानी जब आपने इंट्रोस्पेक्ट किया, जब आपने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जाना, और अगर आपने वीकनेस पे काम किया, तो जो आपको शांति, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, वो संसार के किसी भी एनर्जी से बढ़कर होगी। अंडरस्टैंड? यस, ये है इंट्रोस्पेक्ट। लाइक इनर पीस एक होता है, बाहर सुख शांति का माहौल है, लेकिन अंदर जो मेंटल पीस की बात कर रहे हैं हम, तो इंट्रोस्पेक्ट करने से, चीज़ों को अपने अंदर के समझने से वो आता, तब आप समझ पाते हो कि क्या आपके लिए बेस्ट है और क्या आपके लिए बेस्ट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, बिल्ड अ कैरेक्टर। इतनी सारी चीज़ें हमने अभी बात कर ली, लाइक इनर पीस, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आपको इतना तो पता चल गया, अगर इन सबको एक साथ आप एक ही धागे में पिरो दोगे तो एक कैरेक्टर बिल्ड होगा। सिंपल, एक ऐसा कैरेक्टर बिल्ड होगा जो दूसरों की प्रॉब्लम भी समझ सकता है, अपने प्रॉब्लम को भी टैकल कर सकता है। इनर पीस की बात कर रहा है कि अंदर उसकी शांति है। फिर एक ऐसा कैरेक्टर, एक डीप
डेप्थ में कैरेक्टर बिल्ड होगा जो सोच सकता है, जो अच्छी सोच रख सकता है। सोच तो सब सकता है, लेकिन अच्छी सोच, गहराई में कौन सोच सकता है, वो वही कर सकता है जो एक इंट्रोस्पेक्ट पर्सन होगा, जो खुद में एनालाइज करे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक स्टोरी बताऊंगा मैं आपको। एक अननोन पर्सन है, नाम में मत जाना, नाम में कुछ नहीं रखना, लेकिन एक स्टोरी है, उससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि प्रॉब्लम्स होती क्या एक्चुअली। मेरा पर्पस ये है कि उस व्यक्ति के लाइफ से आप कुछ सीख सको, सिंपल। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनना, और मैं आपसे बोलूंगा कि सही हुआ है गलत, तो आपको अपने हिसाब से बताना है कि उसकी लाइफ में सही हो रहा है गलत, प्लीज। ठीक है, तो पहले पानी पी लेते हैं थोड़ा। तो शुरू करते हैं। एक लड़का होता है, तो होता ना कि लाइफ में ना फेजेस आते हैं अलग अलग, कभी आप खुश रहोगे, कभी आप दुखी रहोगे, है ना, तो वो फेज आते रहते हैं इंसान की लाइफ में। तो एक लड़का था, लगभग 12-13 साल का था, बहुत बढ़िया लाइफ थी, बहुत बढ़िया। 12-13 साल में क्या वो सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा। बट धीरे धीरे ना, पहले तो उसके एजुकेशन में कुछ राहुल ने कुंडली मार ली, तो पहले वो डॉक्यूमेंटिक अप्रोच से पढ़ता था। पता है आपको डॉक्यूमेंटिक अप्रोच क्या होती है? एनीवन? नहीं पता? कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा। डॉक्यूमेंटिक मतलब रेक्टिफिकेशन, जानते हो? वही डॉक्यूमेंटिक होता है कि जैसे लिखा है वैसे पढ़ ले तू, उसे डॉक्यूमेंटिक अप्रोच कहते हैं। तो उसके अंदर वही था, डॉक्यूमेंटिक पूरा। मैथ को भी रटता था वो, ऐसा बंदा है। अब वो रटना शुरू कर दिया उसने पूरा, किसी तरीके से 8वीं तक तो किसी तरीके पास हुआ। 9वीं में आकर उसकी बटा था गया, फेल हो गया। उससे पहले उसको टीचरों ने बेइज्जत किया उसको, फिर भी उसके अंदर शर्म नहीं है, समझ रहा? तो उसके साथ ये अच्छा हो रहा था या बुरा हो रहा था? ये उसके साथ अच्छा हो रहा था या बुरा हो रहा था कि उसे टीचरों ने बेइज्जत कर दिया, वो 9वीं में आते आते फेल हो गया। अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है? बुरा हो रहा है। अभी और सुनो, 9वीं में फेल हुआ, उसको भी लगा यार कहीं ना कहीं जिद्दत महसूस हो, यार कुछ तो कर ले, अब 10वीं बोर्ड आने वाली है, कुछ तो कर, नहीं तो गया तो फिर उसने शुरू किया, थोड़ी बहुत मेहनत कर ली, किसी तरीके से ठीक ठाक पढ़ लिया, पास हो गया, 9वीं पास हो गया, फिर 10वीं में आ गया, 10वीं पास हो गया। अब यहाँ पे सुनो, उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट 8वीं क्लास से है, जब वो 8th क्लास में था, तो उसके फादर की ना जॉब छूट गई। तो जैसे एज यूजुअल हम लोग सोचते हैं यार जॉब छूटे कोई बात नहीं, मिल जाएगी। हमने मतलब पूरी फैमिली ने उसके ये सब सोचा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हैं और जॉब मिल जाएगी। बट एट द एंड क्या हुआ, धीरे 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 जैसे 1 महीने से 3 महीने, 3 महीने से फिर 6 महीने, 6 महीने से 1 साल नहीं मिली उसके फादर को। भटकते रहे काम के सिलसिले में, क्योंकि काम जरूरी है, एक फैमिली को लेके जब आप रहते हो तो काम जो पैसा जरूरी है ना, लाइफ स्टाइल को आगे बढ़ाने के लिए, लाइवलीहुड को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं मिली पूरी 1 साल तक। सोचो, एक ऐसा बंदा, एक ऐसी फैमिली, 1 साल तक जॉब नहीं मिली। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, मतलब ये कि डेली बेसिस पे हफ्ते में कभी 200-300 ऐसे वाले छोटे मोटे काम कर लेते थे उसके पिताजी, आ रहा था। बट जो स्टेबल एक जॉब होती है उसका नामो निशान नहीं। फैमिली में टेंशन का माहौल, सोच रहे हैं क्या करें, कैसे करें, कहाँ से क्या करें, कुछ नहीं, हाथ पैर मारे जा रहे हैं। उसके पिता ने ऐसा कोई काम नहीं जो छोड़ा हो, चाय बेचना, आपके कढ़ी चावल जो होते हैं, ये क्या है, कौन सा है, फ्लाईओवर जो जा रहा है वहाँ से रोहिणी, जब आप क्रॉस करते हो तो ऊपर एक फ्लाईओवर है, वहाँ पे ये यहाँ आसपास की कहानी है, ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे चाय बेचना, राजमा चावल बेचना, कढ़ी चावल बेचना, सारा काम किया, ड्राइवर का काम किया उनके पिता ने। ये उनके पिता की बात बता रहा हूँ, अभी उसकी भी बात बताऊंगा लड़की की। तो ये सीन था, उसकी फैमिली में बहुत बुरा हाल था, फैमिली में टेंशन, उसकी मम्मा अलग रोती गाती थी, टेंशन में माहौल, दिमाग स्ट्रेसफुल। अब एक ऐसा बंदा जो सिर्फ 8वीं कक्षा में ही है, 9वीं कक्षा में ही है, मान लो 10वीं में वो पहुंच गया, उसकी टेंशन इतनी है कि वो फैमिली के अंदर जैसे ही रूम में घुसता है टेंशन कम, पूरा एनवायरनमेंट टेंशन से होता है।
सोर्स ऑफ इनकम स्टेबल कहीं से नहीं है। अच्छा हो रहा है उसके साथ या बुरा हो रहा है? बुरा हो रहा है। अभी और सुन, धीरे 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 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए। सोचो एक बार, अपने मन में एनालाइज करो, 2 साल कोई स्टेबल वर्क नहीं, किसी तरीके से 200-250 आ रहे हैं बस। अब सोचो वो बंदा टेनेंट जानते हो, किराएदार है वो, नहीं जा पा रहा प्रॉपर, तो करीब 5-6 महीने का किराया रह गया। अब आता था मकान मालिक, चलाकर चला जाता था। अब एक डिग्निटी होती है, हर इंसान की अपनी एक डिग्निटी होती है ना, रिस्पेक्टेड लाइफ होती है, तो उसके रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाएगी। और इंसान कभी भी अपनी रिस्पेक्ट को हार्म नहीं करना चाहता, बट वो मजबूर होता है अपनी किस्मत के आगे, नहीं मिलती। कभी कभार जब किस्मत खराब होती है तो इंसान कितना भी हाथ पर मार ले, वो सोने को छू लेगा वो पत्थर होगा। तो ये उनकी उस पूरी फैमिली के साथ यही सीन चल रहा था। 2 साल हुए, 2 से 2.5 साल भी हुए, अभी भी वही हाल है। फिर उसके फादर ने ड्राइवर की जॉब पकड़ी। ड्राइवर की जॉब में ये था कि हम, क्योंकि वो लोग मजबूर थे, उन्हें कहीं ना कहीं तो काम करना ही था, उसके फादर को कहीं ना कहीं काम करना था, तो इसलिए वो छोटी ही सैलरी सही लेकिन काम करना चाहता था, किसी तरीके से स्टेबलाइज करना चाहता था। नहीं हुआ। फिर उस लड़के के मन में एक चीज है, उस लड़के ने जो सिर्फ 10वीं क्लास ही पढ़ रहा था, 10th क्लास ही पढ़ रहा था, उसने सोचा यार फादर मेरे काम कर रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे भी कुछ करना चाहिए। वो गया एक होटल में गया था, क्योंकि 18 साल का तो हुआ ही नहीं था, और आपको पता है पहले 18 साल के हो तब जॉब मिलेगी। तो वो एक होटल में गया, उसने कहा कोई जॉब है? होटल वाले ने उसकी शक्ल देखी, वहाँ से रिजेक्शन चला आया। वो एक मोमोज वाले के पास गया, मोमोज वाले के पास गया, उसने कहा कि जॉब है कोई भी जॉब छोटी मोटी चलेगी, करना है बस। उसने कहा नहीं, मेरा तो काम मैं अकेले ही कर लेता हूँ, मैं दूसरे को क्यों रखूँ? जब मैं अकेले ही बना लेता हूँ, सारा चीज़ कर लेता हूँ, तो मैं दूसरे को क्यों रखूँ? खाम पैसा देना पड़ेगा। वहाँ से भी आ गया, खोजता रहा, सर्च करता रहा, फैमिली वालों को नहीं पता उसके, वो अकेले खोज रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्री में गया, फैक्ट्री में गया, कहीं गया कि कहीं तो मिल जाए, किसी तरीके से अपनी फैमिली को कोई हेल्प कर सके। कुछ भी नहीं मिला, किस्मत इतनी खराब। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ। अभी और सुनो थोड़ा सा, ये लाइफ चलती जा रही है उसकी। मैं समझा रहा हूँ कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होते हैं। ये मोटिव कहानी का ये नहीं है कि आप सुनोगे यहाँ से निकाल दोगे। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होते हैं, स्ट्रगल सब झेलते हैं, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलना है वो भी सब कुछ बताऊंगा आपको। तो जब भी वो घर के अंदर जाता था ना, लड़का फ्रस्ट्रेट हो जाता था। जैसे ही उसने अपने जीने पर कदम रखा और ऊपर जाने के बारे में सोचा, उसके मन में दिमाग में आ जाता था फिर से वही फ्रस्ट्रेशन, फिर से वही रोना धोना, फिर से वही फैमिली की सारी किल्लत, दिमाग में वही आ जाता था। कई बार तो जीने पे चढ़कर घूम भी जाता था, वो मंदिर चला जाता था। रियल बात है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, मंदिर में सुकून जो मिलता है ना, कहीं नहीं मिलेगा। बिलीव मी, वहाँ एक बार जा, कभी आप परेशान हो ना बहुत ज़्यादा, जाकर मंदिर में जाना बहुत सुकून मिलेगा। उसने भी वही किया, मंदिर जाता था, पुजारी तक पहचान गए थे उसको, कैसा ये वही है। जाता था, भगवान के सामने बैठता था, सोचता था कैसे करें, क्या करें, भगवान से ही क्वेश्चन करने लग जाता था। इतना ज़्यादा स्ट्रगल। 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, यार भगवान कुछ तो रहम कर दे, इतना स्ट्रगल तो मत दे। रोने जैसी कंडीशन हो जाती थी भाई, स्ट्रगल है इतना कठोर। फिर आता था घर पे, फिर होता था। लगभग 3 साल उसके साथ ऐसा ही हुआ, उसकी फैमिली के साथ ऐसा हुआ, 3 साल 3.5 साल। फिर जाकर कहीं स्टेबलाइज जॉब उसके फादर को दी, उसने भी कुछ पढ़ाई के सिलसिले में किया और एक स्टेबल लाइफ उस इंसान की होकर 3.5 साल बाद। सोचो, करीब 1200 दिनों तक ये संघर्ष चलता है, 1200 दिनों तक, और किसी एक ने नहीं, उसकी पूरी फैमिली ने जो वो इन्वायरमेंट सोचो जरा। पेरेंट्स अलग रो रहे हैं, माता पिता अलग रो रहे हैं, सिस्टर परेशान है, क्या क्या बीता होगा उस पूरी परिवार पर। प्रॉब्लम्स है, राइट?
तो ऐसे कभी कभार मैंने ऐसे न्यूज़ में देखा है, बिलीव मी, और आपने भी देखा होगा, 12th क्लास पास नहीं हुए, फांसी लगा ली, वहाँ सुसाइड कर लिया। ये कैसी मेंटालिटी है आप लोगों की, कैसी मेंटालिटी, इतने छोटे से ही हो गए। उसके परिवार को तो सबको खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। ये थी एक अननोन पर्सन की स्टोरी। इसे समझना क्या है, पहले ये समझो। समझना ये है प्रॉब्लम सबकी लाइफ में, उसे कैसे टैकल करना है, उसे कैसे समझना है और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, इस पर ध्यान दो। नेगेटिव चीजों पर ध्यान मत दो, वो समाज बैठा हुआ है फैलाने के लिए, उसका वो काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मेजर प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो हमारे यूथ में कंटिन्यूसली बनी हुई है। यूथ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है आजकल के टाइम में। और पहला जो प्रॉब्लम है वो है करियर से रिलेटेड। आगे करियर कैसे चूज करें, करियर समझ ही नहीं आ रहा। 12वीं पास कर लिए, करियर के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे चूज करें करियर, क्या करें, किस तरीके से अपने ड्रीम को, पहले बात तो ड्रीम ही नहीं समझ आता, ड्रीम क्या है, राइट। आप में से किसी के पास है कोई करियर ऑप्शन? आप कुछ एनीबॉडी, कोई तो करियर हो? हाँ, किस चीज का? नीट का एग्जाम। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप बता मुझे, बताइए। आपने कहा नीट का एग्जाम देना, अभी क्या क्वालिफिकेशन आपकी? जैसे 11th में। रोड मैप तैयार है आपका? रोड मैप जानते हो, प्लानिंग? अभी नहीं, कोई बात नहीं। आप में से कोई और? हाँ बताइए। एसएससी क्लियर करना। एसएससी क्लियर करना, तो आपका भी रोड मैप तैयार है? कैसा? कैसे करोगे? एक बार आके आइए, क्लैपिंग हो जाए एक बार। मुझे पहले एसएससी क्लियर करनी। मेरा नाम काजल है, जैसे मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मुझे एसएससी क्लियर करने के लिए बस है कि मेरे को एक मतलब कंप्यूटर आना चाहिए, टाइपिंग आना चाहिए, स्टेनोग्राफी आना चाहिए, और साथ साथ मैं एक जनरल नॉलेज भी लेती हूँ। मैं साथ साथ मैथमेटिक्स पे बहुत फोकस करती हूँ, और साथ साथ मैंने एक एसएससी क्लियर करने के लिए एक टेबल बनाया है। उसमें मैंने जैसे कि 12th पास आउट होते मुझे कैसे एसएससी में फॉर्म भरना है, कैसे किससे मिलकर उसके बारे में और जानकारी करनी है, और उसके आगे और कितना वर्क करना है, उतना ही मैंने अपना भी रोड मैप बनाया। इतना ही नहीं, इतना तो बनाया, कईयों ने वो भी नहीं बना रखा है। इतना ही बनाया। ठीक है, अच्छा आप में से भी और कोई? एनीबॉडी? कंप्यूटर टीचर। कंप्यूटर टीचर। अच्छा, आपका क्या है? कंप्यूटर मास्टर। कंप्यूटर मास्टर। अच्छा, तो देखिए करियर को चूज करना सबको इजी लगता होगा, बट है नहीं, क्योंकि ये ऐसा क्रूशियल टाइम होता है, और खासकर आफ्टर 12th जब आपको ये डिसीजन लेना होता है कि अब करें क्या, क्योंकि 12th के बाद टोटली चेंज हो जाता है। जो एजुकेशन है हमारा वो टोटली चेंज हो जाता है, क्योंकि 12th में आपके पास एक ऐसा टीचर रहता है जो आपको फ़ोन करके यहाँ तक के बुलाता है कि आज हमारे स्कूल में आ जा, आज हमारे स्कूल में आ जा। बीए में, ग्रेजुएशन में कोई नहीं बुलाता, ठीक है। उसमें आपको समझना पड़ता है, क्योंकि आप 12th पास यानी 18+ तो हो ही जाते हो, तो इतना तो आपके पास दिमाग है ही कि आपको क्या अच्छा करना है और क्या बुरा करना है। इतनी की नॉलेज है आपको, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, ठीक है। तो करियर को कैसे चूज़ करें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, जानो कि पॉजिटिव स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस पे फोकस करो, लेकिन उस पर काम करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, ये रोने के लिए नहीं कि मेरी ये वीकनेस है, ठीक है। और स्ट्रेंथ को, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे मैंने अभी क्रिकेट का एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, क्रिकेट अगर आपका परफेक्ट है तो उस पर मेहनत करो। आगे बढ़ते हैं और इसमें हम जानेंगे एक P6 फॉर्मूले के बारे में। P6 फॉर्मूला बहुत ही गजब फॉर्मूला है, या एक किताब है ईट दैट फ्रॉग, किसी ने पढ़ी है यहाँ पे? ईट दैट फ्रॉग नाम सुना है? नाम ही काफी। तो ईट दैट फ्रॉग एक ऐसी किताब है जो बड़ा पढ़ना, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, PDF वगैरह, गजब की किताब है। उसमें से ये है P6 फॉर्मूला। ये आपको करियर चूज करने में, करियर में आगे बढ़ने में 100% हेल्प करेगी,
क्या है ये प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस? मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से की गई प्लानिंग, एक स्टेबलाइज तरीके से की गई प्लानिंग। जैसे इन्होंने बताया कि उन्होंने प्लानिंग बना रखी है कि आफ्टर 12 इन्होंने किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है अपने प्लान्स को। तो एक प्रॉपर प्लानिंग आपको प्रिवेंट बचा सकता है पुअर परफॉर्मेंस। समझ रहे हो? जो आपकी पुअर परफॉर्मेंस, जैसे मान लो आपको कई लोग होते हैं, मेरे दोस्त भी हैं ऐसे कि 12th में उनका बस एक ही उद्देश्य था 33% से ज़्यादा लाना, पास होना है बस। तो चाहते थे कि जो पुअर परफॉर्मेंस है 33 से नीचे आए ना, किसी तरीके से घिस पिट के पास हो जाए। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको कहता है पुअर परफॉर्मेंस से बचाना, यानी कि आपको अपने करियर के में टॉपर पहुंचाने की बात करता है। प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, एक एक सेकंड की प्लानिंग बनाइए। कैसे बना सकते हो मैं आपको बताऊं। पहले ये सोचिए कि जो भी आपका एम है, कितने समय में आप उसे पा सकते हो, कितने समय में आपको पाना है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये तो काफी लंबा हो गया, लेकिन हो जाता कभी कभी ऐसा। कितने समय पहले ये कैलकुलेट करो। फिर ये सोचो कि आपकी क्या इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, याद रखना पहले खुद को एनालाइज करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, करियर चूज कर सकते हो। इसलिए इस पूरी टॉपिक का ही नाम इतना बढ़िया रखा गया है। तो पहले इंट्रोस्पेक्ट करो, जानो कि आपके अंदर की कैपेबिलिटी क्या है, यानी कैपेबिलिटी क्या है। उसके बाद ये समझो कि आप कितने पढ़ने में सक्षम है, या फिर खेलने में, जैसा ही आपकी फील्ड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो पढ़ाई करो, खेलने से रिलेटेड हो खेलो आराम से। लेकिन पहले अपनी एबिलिटी को पहचानो। पहचान लिया आपने सबने, ठीक है। उसके बाद ये आपको पता है कि इतने घंटे में, इतने सालों में, इतने मेहनत करने के बाद हमें ये बनना है। आपको भी पता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है वगैरह। अब उसके बाद आपको उसे टाइम को डिवाइड करना है। लाइक मैं अपना बता देता हूँ रूटीन, मैं अपना पर्सपेक्टिव बता देता हूँ। यूपीएससी मेरा ड्रीम है, 3 साल मैंने अपने आप को दिए हैं, मतलब जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा उसमें। तो ग्रेजुएशन में मैंने क्या किया, मैंने अपने अंदर पहले इंट्रोस्पेक्ट किया, जाना पहचाना कि मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ। तो मैंने कहा यार एक दिन में मैं 6 घंटे मिनिमम, 5 घंटे 6 घंटे डिवाइड कर करके किसी से सुबह शाम दोपहर पढ़ लूँगा। 6 घंटे मैंने पहले ईयर के लिए दिए, 3 ईयर मैंने ओवरऑल दिए थे, पहले ईयर के लिए मैंने 6 घंटे दिए। सेकेंड ईयर जब मैं 6 घंटे कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंट लेवल में पढ़ूंगा तो जाहिर सी बात है मैं उसे एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो 2 घंटे मैंने दूसरे ईयर में एक्सटेंड करके 8 घंटे कर दिए। ठीक है, समझ लो प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। ध्यान रखना इस चीज़ को, समझो P6 फॉर्मूला। उसके बाद मैंने फिर क्या किया, 3rd ईयर में मैंने एक्सटेंड कर दिया उस 8 आवर्स से 10 आवर्स तक कर दिया, क्योंकि यूपीएससी है, कोई हलवा नहीं कि आपको थाली में ला के परोस देंगे, लो भाई खा लो। ठीक है, वर्ल्ड का सेकंड में आता है सबसे टिप पता फिर। तो एक्सटेंड करने के बाद फिर मैंने उसे डिवाइड किया। डिवाइड किस तरीके से किया समझना है इसको। मैंने पहले ये बना लिया कि साल में मुझे किस किस लेवल में किस घंटे पढ़ना। देन उसके बाद मैंने घंटों को डिवाइड किया कि मेरे बेसिक शेड्यूल जो है, जो मेरा शेड्यूल है, उसमें मुझे कितना टाइम फ्री मिलता है, कितना टाइम मैं अपने आप को दे सकता हूँ। ये मैंने निकाला, पेपर में लिखा। ठीक है, तो ये जो मैंने प्लानिंग की ना, ऐसे आपको भी करना। यदि एक परफेक्ट करियर आप पाना चाहते हैं, बिलीव मी 100% काम करें। और जो मैं SWOT फॉर्मूले की बात कर रहा था, SWOT, मार्क माई वर्ड, S मीन्स स्ट्रेंथ, W मीन्स वीकनेस, O मीन्स अपॉर्चुनिटी एंड T मीन्स थ्रेट। एक पेपर लेना, 4 कॉलम बनाना, उसमें लिखना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। सब इनका मतलब पता ना सबको? अपॉर्चुनिटी का मतलब पता है, थ्रेट किसी को ना पता हो पूछ लेना। डेंजर, ठीक है। अब अपने अंदर की जो भी स्ट्रेंथ है उसे एक कॉलम में लिखो, स्ट्रेंथ वाले कॉलम में। जो वीकनेस है उसको उतारो। जो अपॉर्चुनिटी आपको जहाँ से मिल रही है, जिस फील्ड में मिल रही है उसको लो। और जो आपको थ्रेट लगता है कि आगे जाकर ये कहीं ना कहीं मेरे करियर को हैम्पर कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, मुझे परेशानी होती है, उसको लिखो। देन यू एनालाइज ऑल दिस थिंग्स। एनालाइज करो उसे, समझो, उस पर काम करना शुरू करो, तब आप एक करियर को अच्छे लेवल पे अचीव कर सकते हो। प्लानिंग तो सब कोई कर लेता है, लिखना ही हो अगर पेपर पर तो सब लिख लेंगे,
लेकिन उसको फॉलो करना मेन बात है। फॉलो नहीं होता जल्दी। समझ गए P6 फॉर्मूले? एनीवन जिसको कोई डाउट हो? किसी को कोई डाउट है? थोड़ा तो बोल दो। सर परफॉर्मेंस में डाउट है। परफॉर्मेंस पे देखो, ये पूरा एक साथ पढ़ोगे ना तब समझ आएगा। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग, पूरी तरीके से प्रॉपर प्लानिंग की गई, अगर आपने पूरा प्लानिंग किया है, वो बचा सकता है पुअर परफॉर्मेंस से। यानी परफॉर्मेंस पुअर होने से, खराब होने से प्लानिंग कर लोगे तो बच जाओगे। ये वो बात कर, ठीक है। P6 मतलब P को 6 बार लिखा गया स्टार्टिंग में, तो इसलिए P6 कहते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ब्रेक योर प्रिपरेशन। ये जैसे मैंने बता दिया, अभी आपको शेड्यूल बनाओ, ब्रेक करो, आवर्स में डिवाइड करो, एंड देन आप फाइंड कर पाओगे कि कितना घंटा आप अपनी प्रिपरेशन को दे सकते हो या कितना घंटा आप अपने स्पोर्ट्स को दे सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, प्लीज नोट माय वर्ड, ब्रेक योर प्रिपरेशन। तोड़ना नहीं कहने का मतलब है, मतलब उसे पार्ट्स में ब्रेक करो कि किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट, फैमिली इशू। ये भी इंटरेस्टिंग फैमिली इशू, जैसे मैंने उस लड़के की आपको बताई थी कहानी, अननोन पर्सन, तो फैमिली इशू उसके भी थे बहुत। हमने अभी कहानी सुनी और किस तरीके से उस पूरी फैमिली ने मिलकर उस चीज़ को टैकल किया, वो गजब की बात है। तो इस फैमिली इशू जो आज की जनरेशन में, आजकल तो ऐसे ऐसी फैमिली इशू है कि लड़का 18 साल का हो गया, 19 साल का हो गया, उसके बाद उसे खुदा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो घूमे खाए, 11 बजे आए, 11:30 बजे आए, 12 बजे आए, कोई दिक्कत नहीं। घर वाले परेशान है, लेकिन लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इस टॉपिक को समझाने का मेन पर्पस ये है, आप लोग धीरे धीरे क्या, आप 18 प्लस हो ही गए होंगे, आप सब कुछ रह गए होंगे 2-3, तो समझो इस चीज़ को, इस मेंटालिटी से बाहर आओ। पेरेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं सबके लिए, ठीक है। उन्होंने आपको 18 साल तक, जब छोटे थे तब से अब तक बड़ा किया, अब आपका फर्ज है कि उनकी देख रेख करो, उन्हें समझो, उन्हें जानो। फैमिली इशू सब में होते हैं, लेकिन उसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं इसके बारे में। इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, पहले दूसरा पॉइंट समझ लीजिए। टॉक विथ फैमिली, बातचीत करो। बात करने से बनती है, पता है आपको। आप अंदर ही अंदर दबाए हुए बात को, सामने वाले को पता ही नहीं, तो कैसे बात, वो कैसे समझ पाएगा। समझ रहे हो? मान लो मेरा एक दोस्त है, वो एक्चुअली में फेल हो गया था, लेकिन S7 में फेल हुआ था, फाइनल में नहीं फेल हुआ था। तो उसने कहा कि यार मैं अपनी फैमिली को कैसे बताऊं, मैं फेल हो गया हूँ और बहुत बुरा लगेगा मेरी फैमिली को। मैंने कहा बता तो सही, अंदर अपनी बात रखने से क्या फायदा, तो खुद भी प्रॉब्लम में रहेगा। वही चीज़ मैंने जो स्टार्टिंग में बताई कि जब आप अंदर खुद प्रॉब्लम में हो तो आप दूसरों को नहीं समझ पाओगे, एक डर का माहौल अंदर रहेगा। तो मैंने उससे कहा तो टॉक विद फैमिली, अपनी फैमिली से बात करो। बिलीव मी, कोई भी ऐसी बात हो प्लीज शेयर करो उनसे, क्योंकि जितना वो आपको अच्छे समझते हैं उतना कोई नहीं समझता। ओके, अंडरस्टैंड अदर इमोशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। आपने मान लो कुछ कहा किसी को फैमिली के अंदर, किसी ने नहीं उस बात को फॉलो किया, नहीं सुना, आप लग गए चिल्लाने। समझो तो सही उस सामने वाले को, क्या पता उसके बॉडी पेन हो रहा हो, उसकी तबीयत ठीक ना हो, या फिर मेंटली वो डिस्टर्ब हो थोड़ा सा। अंडरस्टैंड यार, दूसरे की बातों को समझो, ठीक है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट। तो एक पहलू आपने अपना दिखा दिया, दूसरा तो देख लो, उसको तो समझ लो। तो यहाँ ये बात हो रही है, जो पहला पॉइंट था, मेक स्पिरिचुअल एक्ट, भगवद गीता का यहाँ पे नाम लिया। शायद आप लोग यूथ हो तो उतना ना जानो इसके बारे में, कुछ लोग जाने शायद। भगवद गीता एक ऐसी किताब है, बिलीव मी, हमारे घर में पढ़ी हुई है, जिसके अंदर आपकी हर समस्या का निवारण है। उस किताब के अंदर ही सारा निवारण। ये वही किताब है जिसमें गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। जब अर्जुन, मैंने आपको बताया, जैसे वो नहीं क्लियर कर पा रहे थे कि मुझे लड़ाई करनी है, उनको तो ये क्लियर था कि लड़ना ही नहीं है, दे देंगे राज्य, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो इसे। अपनी जो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी, रामायण महाभारत देखा ना आप लोगों, एक प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने, जब वो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो वो सब भूल गए। जब उन्होंने ये सब देखा तो बार बार याद दिलाते थे, वो बार बार इंट्रोस्पेक्ट करवाते थे कृष्ण भगवान
कि थोड़ा अपने अंदर के उस ग्रोथ को जो आपके अंदर है, जो आपके एक ह्यूमिलिएशन हुआ है, उसको जानो, उसको समझो। मेन मोटिव कृष्ण भगवान का सिर्फ एक ही था कि धर्म की स्थापना करनी है, अधर्म जहाँ जहाँ हो रहा है उसका नाश करना, फिर चाहे वो कोई भी, ठीक है। तो अगर आप भगवत गीता का ज्ञान, इतना पवित्र ज्ञान जिसपे हजारों पुरस्कार अवॉर्डेड है, इतनी कोई बुक अवॉर्डेड नहीं की गई जितनी भगवत गीता की गई है, ठीक है। प्लीज कभी ध्यान से पढ़ना, हिंदी में भी अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है कि संस्कृत में अवेलेबल, संस्कृत और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, कभी एक बार पढ़ के देखना। अच्छा, आपने वो देखा OMG जो ओ माय गॉड वाली फिल्म होती है ना, यस सर, उसमें वो जो किताब देता है ना, वो यही किताब होती है। उसमें जब उसके भगवान गिरा देता है, वो जाता भगवान पे केस कर देता है, वो कहता है भगवान अब मुझे पैशन देंगे। तो फिर वो जो किताब, वो अक्षय कुमार, आई थिंक अक्षय कुमार होता है, अक्षय कुमार वो जो किताब देता है वो भगवत गीता ही होती है। उसी के अंदर तब जाकर वो दलील देता है वहाँ पे कोर्ट में कि ऐसी ऐसी बात है, भगवान ने कहा है मैं ही सारी सृष्टि में मैं ही रचयिता हूँ और सभी विनाश का मैं ही कारण, ठीक है। तो समझो ये किताब बहुत पवित्र किताब है, और बिलीव में जब आप पढ़ोगे इसे इन डेप्थ जाकर, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। कभी टाइम मिले, कभी दिल से फुर्सत मिले, कभी दोस्तों से गपशप में फुर्सत मिले, तो एक बार इसको जरूर पढ़ें, स्टार्टिंग में पढ़ो। आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत डिबेटेड टॉपिक है, इस पर तो क्या कहूँ, सोशल मीडिया खोलो। अब यहाँ रिलेशनशिप में कई लोगों ने सोच लिया होगा बस वही वाला रिलेशनशिप, मैं फैमिली रिलेशनशिप की भी बात कर रहा हूँ और उसकी भी बात कर रहा हूँ, दोनों चीज़ों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये डिबेटेड क्यों है, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया पे आप सभी एक्टिव ही होंगे, जानते हो इतना सब कुछ। तो देखो, रिलेशनशिप बुरा नहीं, कोई भी चीज़ एकदम अच्छी नहीं होती है जब तक वो एक लिमिटेड बैलेंस वे में ना की जाए, और कोई भी चीज़ बुरी भी इतनी नहीं होती, समझना, ठीक है। कई सारे ऐसे रिलेशनशिप है जो कारण बने हैं एक लड़के के ग्रोथ के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, कनिष्क, आई थिंक, हाँ कनिष्क नाम था एक लड़के का, आप एक बार सर्च कर सकते हो। वो यूपीएससी में AIR फर्स्ट रैंक यूपीएससी के। मैं आपको थोड़ी छोटा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक लड़के से प्यार, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था एक्चुअली में, वो विदेश में फॉरेन कंपनी में काम करता था सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट जब वो लड़की के पेरेंट्स के पास गया तो पेरेंट्स ने कहा नहीं हमें ये समझ नहीं आता, और भाई भारत में जो टॉप नौकरी है मुझे वो चाहिए, मैं उसके लिए वो लड़का खोजूँ। तो उसने कहा कि बताओ क्या नौकरी मैं ऐसा करूँ। तो उन्होंने बताया कि जो इंडिया की जो टॉप नौकरी है उनमें से IAS है, IPS है। उस बंदे ने सर्च किया एक ऐसा बंदा जो मैथ बैकग्राउंड से है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, गर्लफ्रेंड के लिए उसने 1 साल के अंदर UPSC क्लियर कर दिया, समझ रहे? यहाँ तो 6-6 साल लग जाते हैं। तो कभी, और उसने पता है क्या बताया, शी ऑलवेज मोटिवेट। तो रिलेशनशिप का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि बर्बाद ही करना है, कुछ आवाज भी हो जाते हैं, जैसे एग्जांपल दिया। तो इस इशू को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में आज बात कर लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड योर पार्टनर, बेसिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है कि जब तक आप सामने वालों को नहीं समझोगे, जब तक आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि सामने वाला आपसे आपके किस पर्सपेक्टिव से खुश हो रहा है, दुखी हो रहा है, या क्या वो चाहता है। देखो मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ, ये जो लव होता है ना, ट्रूली बोल रहा हूँ सबके सामने, क्योंकि इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। लव बेसिकली नॉट मीन्स कि आपको एक पीरियड में कैद कर दिया बस हो गया। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, ठीक है। एक कनेक्शन की बात करते हैं ना, वो कनेक्शन होता है ये बेसिकली। और जब तक वो समझोगे नहीं तब तक बिल्कुल बेफिजूल है। रील में देखते हैं कि फोन नहीं किया तूने, कहाँ गई थी, उसके साथ देखा बिल्कुल, क्या है। अच्छी चीज़ है कि सामने वाला जो बना रहा है वो इनकम जनरेट कर रहा है अपनी इनकम, लेकिन जो सोशल अवेयरनेस फैलनी चाहिए वो तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। क्राइम हो रहे हैं इतने सारे, मर्डर हो रहे हैं इतने सारे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। भाई उसकी इच्छा है यार, उसका भी मन करता है, उसकी भी फैमिली है, वो जा सकती है। तो जब तक आप सामने वाले को अंडरस्टैंड नहीं करोगे बिल्कुल बेकार है, रिलेशनशिप में इशू आएगा ही आएगा। ये तो था लव फैक्टर। आगे बात करते हैं जरा, अब आते हैं फैमिली की फैक्टर।
फैमिली में भी रिलेशनशिप होते हैं, माता पिता होते हैं, इनको भी समझना जरूरी है, अपने पेरेंट्स को समझना जरूरी है। पेरेंट्स ने बचपन से आपको समझा, अब जब एक एज आ जाती है 18 साल 19 साल 20 साल, जिसमें पेरेंट्स कहते हैं, थोड़ा पता है आपको एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि 35-40 साल जब हो जाते हैं किसी भी इंसान को, आम इंसान को, तो उसकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, ठीक है, कैल्शियम जो होता है कम होना शुरू हो जाता है, खासकर महिलाओं में तो ये चीज़ होती है। तो आप 18-20 के हो, क्या आपके पेरेंट्स उस समय तो 35-40 के आसपास तो होंगे डेफिनेटली। समझो इस चीज़ को, उनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है, उन पे फोकस करो, उनको देखो, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करो, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत आ रही है, मिलेगी। और कभी पैर दबाना पड़े, हाथ दबाना पड़े तो खुश होकर दबाया करो, क्योंकि जो दुआ देंगे ना, उससे बड़ी दुनिया में और कोई दुआ नहीं। भगवान की दुआ भी करो, जो माता पिता ने दिल से दुआ दी। इस चीज़ को समझो, पेरेंट्स को बिलीव करो, ठीक है। मैंने दोबारा कहा है कि बैलेंस अप्रोच हमेशा जरूरी होती है लाइफ में। अब कभी कभार होता है कि पेरेंट्स आपको बोल देते हैं साइंस क्यों नहीं लिया तूने, है ना, कॉमर्स क्यों नहीं लिया, आर्ट्स ले लिया तूने, गया तू काम से, ऐसा भी होता है। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, बिलीव करो पेरेंट्स को, बट अपनी भी कैपेसिटी, अपनी भी क्वालिटी देखो कि आप किस में बेटर हो, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड। क्लियर है। तो एक बैलेंस अप्रोच होना जरूरी है। आप अपने पेरेंट्स को समझ रहे हो, साथ में आपको ये भी आना चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को समझा भी सको कि पापा मम्मी ऐसी बात है कि मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट है, मैं इसमें जाना चाहता हूँ। और ये कब होगा, याद रखना, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करोगे, अच्छे से रहोगे, तो वो भी आपकी बात जरूर सुनेंगे। अगर आप प्रकृति को कोई चीज़ देते हो तो इन रिटर्न आपको भी वो चीज़ मिलती जरूर है, ठीक है। तो ये चीज़ जरूरी है, तो ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करनी है। आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड विद पॉजिटिव टॉक, सकारात्मक रवैया होना आपका ज़रूरी है, ठीक है। पता चले, लाइक रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, पता चल रहा है आप रिलेशनशिप में हो एंड आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो नहीं है, हमेशा इंट्रोवर्ट टाइप के हो, शक्की टाइप के हो, सच के जा रही है, फिर कई बार जा रही है, पता चले आप पीछे से उसको देख रहे हैं, देखते हैं आज कहाँ जाएंगे, तो ये पॉजिटिव नहीं है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, आपकी बातें पॉजिटिव रहेंगी, तो 100% होगा भी पॉजिटिव। कहते हैं ना, जो सोचते हो वही हो जाता है कई बार। तो अगर ऐसा नेगेटिव सोच ही रहे हो तो क्या पता नेगेटिव ही निकल जाए। और अगर पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव बातें करोगे, सामने वाला भी इम्प्रेस होगा कि हाँ वो बंदा पॉजिटिव ही बोलता रहता है, कभी नेगेटिव नहीं बोलता, तो उसके साथ आपका कोऑर्डिनेशन बहुत गजब का रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओवर थिंकिंग, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे जो हमारे यूथ हैं, वो जब मान लो कभी कभार फेलियर का सामना कर रहे हैं, कभी फेल हो जा रहे हैं, तो वो ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। माता पिता को क्या जवाब दूंगा, समाज से कैसे नजरें मिलाऊंगा, जैसे नीट वगैरह जेई बाकी इन सब में क्या है कि मान लो फेल हो गए, तो ध्यान उसके बाद वहीं पे सुसाइड अटेम्प्ट, ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत सोच लेते हैं। आप एक बात सोचो, एक एग्जाम ही तो नहीं निकला है, आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। आप अच्छा एक बात बताओ, एक बार हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब जो आप सोच रहे हो, बस इमेजिनेशन टाइप। एक पर्सन, उसका नहीं निकला नीट, उसने सुसाइड कर लिया, किस कारण से कि मैं माता पिता को क्या जवाब दूँ। सोचो जरा, अब उसके माता पिता क्या करेंगे, उसने तो अपना बच्चा खो दिया ना, बेटा चला गया ना उसका, क्या पता वही उसका आखिर। और 10 बेटे हो, लेकिन सबके माता पिता के अंदर सबके लिए ममता एक जैसी होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप अपनी लाइफ में कभी मत आप। इस क्लास का सिर्फ एक ही मोटिव है कि अपने अंदर ग्रोथ लाना, इस माइंडसेट से बाहर निकालना, ये मोटिव है हमारा, ठीक है। ओवर थिंकिंग जरूरी है, याद रखना, बट किसी चीज की ओवर कभी भी बढ़िया नहीं होती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सर पीछे करने को। इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है, देखिए कभी भी आप दिमाग में आपके चल रहा है बहुत कुछ, इधर से उधर से उधर से इधर से, शांत माहौल में बैठो,
3 गहरी सांसें लो, माइंड को बोलो रिलैक्स, रिलैक्स। शांति में बैठना है। कहीं पता चले डीजे उजे में बैठे हुए शादी ब्याह में, वहीं रिलैक्स करिए, वहाँ रिलैक्स नहीं होगा, ठीक है। तो शांति में बैठो। डीप मेडिटेशन भी आपका, मेडिटेशन सबसे बेस्ट मेंटल एबिलिटी और मेंटल स्किल्स को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन इज लाइक अमृत, अमृत की तरह होता है मेडिटेशन, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें थी जो ओवर थिंकिंग को कम कर सकती हैं, हटा सकती हैं और बेटर आपको बना सकती हैं। ये कुछ कोट्स हैं, एरिस्टोटल की कोट्स हैं, जैसे knowing yourself is the beginning of all wisdom। विजडम जानते हो, ज्ञान है, ज्ञान एक अलग लेवल की पर्सनैलिटी हो जाना है जिसमें ज्ञान के टर्म्स में बोल रहा हूँ, नॉलेज के टर्म्स में बोल रहा हूँ। तो अपने आप को जानना सभी ज्ञान की शुरुआत होती है। अगर आपने अपने आप को जान लिया तो आप जो ज्ञान की आप पाना चाहते हो ना, हाई लेवल का ज्ञान पाना चाहते हो, उसकी शुरुआत आप कर लो। पहले अपने आप से शुरू किया, करना किसको है? आप। तो आपको पहले अपने आप को जानना होगा, दूसरों को तो बाद में जाओगे, ठीक है। किताब तो आप बाद में पढ़ोगे, पहले काका काका तो लिख लो, समझ लो, तभी ना आप लिख पाओगे। तो इसमें वही है, knowing yourself is the beginning of all wisdom। पहले खुद को जानो, तब आप एक शुरुआत कर सकते हो सभी ज्ञान को प्राप्त करो। नेक्स्ट एक और कोट है यहाँ पे, योर विजन्स विल बिकम क्लियर ओनली व्हेन यू आर लुक इनटू योर ओन हार्ट। आपके विजन, आपका जो रास्ता है तभी क्लियर आपको नजर आएगा जब आप अपने दिल के अंदर देखोगे। अपने दिल के अंदर देखने का मतलब यहाँ है कि यहाँ से तो देखना नहीं है, इसका मतलब है अपनी स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस, अपने अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्मूला बताया था, इन सबको देखो, एनालाइज करो और समझो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप अपनी लाइफ में जो आपका सक्सेस है, जो आपको हाई लेवल पर कह सकते हो पर्सनैलिटी अपनी बनाना चाहते हो, एक हाई लेवल का रुतबा रखना चाहते हो समाज के अंदर, उसके लिए बहुत मददगार है। तो स्टार्ट करता हूँ पहले टिप से, प्लान योर गोल। अगेन प्लानिंग बहुत जरूरी है, किसी भी चीज़ की प्लानिंग। अच्छा देखो, एग्जांपल देता हूँ, शादी ब्याह होती है, घर के जो बड़े होते हैं और जो भी पैसा लगा, मतलब इन्वेस्ट करते हैं, मतलब इन्वेस्ट नॉट गुड वर्ड है, बट जो भी पैसा लगाया जाता है तो बड़े बुजुर्ग से पूछ के लगाया जाता है कहाँ खर्च करना है, उस टेंट वाले को इतना देना है, यहाँ वो देना है, और सब मिलकर काम करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आपको अपनी प्लानिंग करनी होगी पहले। आप अगर एक टारगेट को अचीव करना चाहते हो तो पहले आप प्लान तो करो। आप कहीं ट्रैवल पे जाते हो, आप कहीं टूर पे निकलते हो, तो एक प्लानिंग होती है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, बैग पैक करना है, टिकट आ गई टिकट नहीं आ गई, पूरी प्लानिंग होता है भरोसे पर। तो ये तो आपके करियर का सवाल है, इसमें आपको प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, मस्ट नीडेड है। तो इसमें प्लान, अपने आप को प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है मेन है, बहुत मेन है, अप्लाई एग्जीक्यूटिव नेचर। किसी को इसका मतलब समझ आ रहा है? एक्शन ओरिएंटेड। कहने का मतलब प्लानिंग जैसे लगता है सब कर लिए, सब कुछ तैयार हो गया, उसको हमने लिख लिया, पूरा फोल्ड किया, बैग में डाला, सो गए। ऐसा नहीं करना। बैग में उस प्लान को निकालो वहां से, उसको हो सके तो जहाँ सोते हो उसके बगल में लगा लो कहीं, और उस पर काम करना शुरू कर दो। समझे? तो एग्जीक्यूटिव नेचर यानी एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। अपने प्लान को बनाया, अब उसको इम्प्लीमेंट तो करो। नहीं करोगे तो क्या होगा? जैसे आपने एक ग्रास ऑफर और अंट की कहानी तो पढ़ी होगी, जब वो जो चींटी होती है वो मेहनत करती है ठंडियों में अपने आपको सर्वाइव करने के लिए। उसे पता होता है कि ठंडी आएगी तो बहुत हालत ख़राब होने वाली है और खाना मिलेगा नहीं, तो मेहनत करती है। तो ग्रास ऑफर क्या है, वो प्लानिंग कर लेता है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं करता, वो मेहनत नहीं करता। ग्रास ऑफर को भी तो पता होगा ना कि ठंड आने वाली है, उसके बाद भी तो दिमाग है, तो उसके गोल तो उसे पता है कि हाँ भाई, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं करता, वो मेहनत नहीं करता, और क्या होता है ये आपको पता है, ठीक है। वही लाइफ आपसे डिमांड करती है। प्लानिंग बनाओ, एग्जीक्यूट करो उस चीज़, एग्जीक्यूटिव नेचर बनाओ अपना। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व योर एनवायरनमेंट, मेन टॉपिक। किताबों से ज्ञान नहीं है, किताब ही काफ़ी नहीं होती सभी ज्ञान के लिए।
कई बार समाज भी आपको बहुत सारे ज्ञान दे देता है। ये जो थिंकर्स हम पढ़ते हैं, एरिस्टोटल हो गए, सोक्रेटिस हो गए, ठीक है, ये जो अलग अलग थिंकर्स हैं, ये आपने कभी नोटिस किया है जो हम थ्योरीज पढ़ते हैं इनकी, वो कहाँ से आई हैं? इन्वायरमेंट, इनके सराउंडिंग से ही आई हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में वो चीज़ फेस की होगी तब इन्होंने ये सोचा है। जैसे एक कार्ल मार्क्स, आप सब जानते हो ना, थिंकर है, मतलब हाँ, समाजशास्त्र, सोशलिज्म इन्होंने आइडिया दिया था। तो क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को देखा कि वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वर्कर के खिलाफ बहुत सारे शोषण किए जा रहे हैं। इन्होंने सोशलिज्म का आइडिया दे दिया। तो उन्होंने देखो, ऑब्जर्व योर एनवायरनमेंट, पहले एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करो। जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, जब आपने अपने एनवायरनमेंट को जानना समझना शुरू कर दिया, तब आप कहीं जाकर एक अलग लेवल की अपनी गोल को, अपनी सक्सेस को अचीव कर पाओ। ठीक है, सिर्फ किताब तक सीमित मत रहो। ठीक है, जैसे कई बच्चे क्या होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इनको बड़ा बोरिंग से समझते हैं, बोरिंग से समझते हैं, बहुत ज़्यादा बोरिंग समझते हैं। क्या है, बस लिखा ही तो हुआ है। लेकिन एक बार समझो तो सही, ज्योग्राफी है, जैसे अभी विंटर्स वगैरह में रेन हो जाती है, इसके कारण, उस कारण को किताबों में बताया गया है। बस इंटरेस्ट से पढ़ना आना चाहिए। सारी चीज़ें 11th क्लास में आपको पता है, ज्योग्राफी के अंदर सारी बताई गई। तो कहने का मतलब है, सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, कहने का मतलब जो आप पढ़ते नहीं हो, जीते हो। लाइफ में आप देख सकते हो, वोटिंग देने जाते हो, आपको पता है वोटिंग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एमएलए को आप देखते हो, एमपी को देखते हो, नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता है वोटर लिस्ट बनती है, पोलिंग होती है, वोटिंग होती है, इलेक्शन कैंपेन चलते हैं, सबको पता है ना। वही चीज़ किताब में भी लिखी गई, इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन। तो पॉलिटिकल साइंस, अब मैथ, वो ट्रिग्नोमेट्री, क्रॉस, साइन, थीटा, हाँ उसका इस्तेमाल है, कहते हैं इस्तेमाल नहीं है, इस्तेमाल है उसका। इंजीनियरिंग वगैरह में एंगल को लगाने के लिए, उसकी दूरी नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट उतना जितना स्टूडेंट बोर हो जाते हैं, मैं तो पर्सनली बोर हो जाता था अपने 10th क्लास में, बहुत बोर हो गया, बहुत सारी थीटा। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व करना है अपने एनवायरनमेंट को, ये आपको याद रखना है। डिस्कस विद फ्रेंड, बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये चाय नाश्ते नहीं करना है, वहाँ पे जाकर डिस्कस करना है अपने टॉपिक्स को। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा करियर की तरफ फोकस। तो हम क्या करते हैं, तो हमने कभी 15 दिन पे, 20 दिन पे या 1 महीने पे हम एक मंडली बनाते हैं अपनी। मंडली इन द सेंस, कहीं कहते हैं, प्लान करते हैं कि यहाँ बैठना है, बैठते हैं, और जो भी इतने टाइम में 10, 15 या 1 महीने के अंदर जो भी उनके साथ इंसिडेंस हुआ है, उन सबको हम डिस्कस करते हैं। और उस पर, और एक मेरा दोस्त है अमन रॉय, सर जानते हैं, अमन रॉय दोस्त है, वो तो अलग लेवल का है, उसको भी यूपीएससी करनी है। तो हम दोनों डिबेट करते हैं कई बार पॉलिटिक्स के ऊपर। मोदी जी ने आज ऐसा किया तो ये क्या ठीक है, मोदी जी की ये पॉलिसी आने वाली है, या फॉरेन रिलेशन में हम इंटरनेशनल रिलेशन में बात करते रहते हैं। तो ये क्या होता है, ये अंदर एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है, यस वी कैन डू इट। यदि हमारा ड्रीम यूपीएससी जैसा इतना हार्ड टफ है एग्जाम क्रैक करना, और अगर हम डिबेट आपस में कर पा रहे हैं, तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, यस हम कर सकते हैं आगे। और अगर अभी से करेंगे तो 3 साल है, तो अच्छी खासी डिबेट हम पहुंच सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये भी अपने दोस्तों से डिस्कस करना भी इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट, ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, प्लानिंग सारी सेटअप कर लिया आपने, अब इसको आपने रखा, बैग में डाल दिया, आपको अंदर से आवाज़ आएगी, अबे उठ, ऐसा मत कर अंदर से। और अगर नहीं आ रही ना आवाज़, तो समझ लेना फिर कुछ तो गड़बड़, फिर गलत तरीके से आप जी रहे हो। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता आप कुछ गलत करो और आपकी अंतरात्मा आवाज़ ना करे। आप अगर एक अच्छे सोलमेट हो ना, सच बता रहा हूँ, सोल मतलब एक अच्छी आत्माओं की तरह एक अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ को जीते हो, तो जरूर आपके आत्मा एक बार कहेगी कि गलत, क्या इसमें तुझे फ़ायदा मिलेगा, क्या इसमें तुझे जो तूने सोच रखा है वो तुझे मिलेगा। अंदर से आवाज़ आएगी। इसीलिए कह रहे हैं अपने आप से ऑनेस्ट रहो। ठीक है, दुनिया फैमिली को छोड़ के बाकी सोसाइटी तो आपको डिसऑनेस्ट करने के लिए तैयार ही है। कम से कम अपने आप को तो मत करो, सेल्फ रियलाइजेशन तो करो।
ठीक है, इसको याद रखना है कि ऑनेस्टी इज वो, जैसे आपने कोड भी पढ़ा होगा ऑनेस्टी का, जैसे एक लकड़हारा होता है तो वो लकड़ियाँ काटता है, बहुत पुरानी है स्टोरी, फिर उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है, फिर वो ऑनेस्टी का एक एग्जाम्पल देता है कि अपनी ही कुल्हाड़ी ना। तो यदि आप अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे तो गॉड आपको हर वो चीज़ देगा जो आप उससे डिमांड करोगे। मनीष सर की एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि भगवान आपको देने के लिए तैयार है, बस आप एक्शन नहीं करते। इसलिए भगवान भी चाबी लगाता है, ताला लगा देता है और बंद कर देता है। वो कहता है कि ये कर ही नहीं रहा, कुछ करे तो तब ना दे। दिया किसको? जब पैसे किसको मिलते हैं? जो काम करता है। बैठने के पैसे नहीं मिलता किसी को। तो ये तो जिंदगी है, इसमें तो आपको काम करना होगा, देने वाला ऊपर वाला ही। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज और, अभी थैंक यू नहीं होगा, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, स्लाइड से हट के कुछ नई चीज आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। अच्छा, 2 लोग आ जाओ एक बार प्लीज, 2 लोग, कोई पास्ट के बारे में आपको कुछ बताओ, कोई अचीवमेंट बताओ कुछ। अचीवमेंट ना तो कोई ऐसी चीज जो आपको सही लगती हो, या कोई रिग्रेट हो आपके मन में, पछतावा हो, कुछ भी चीज ऑनेस्टली बताओ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सचिन है और मैं इस इंस्टीट्यूट का एक मेंबर हूँ। और मेरे अभी फ़िलहाल ही कुछ अभी एक हफ्ते पहले एक घटना घटी और मैं कहीं इंटरव्यू के लिए जॉब पे गया था। तो वहाँ पर मेरी फैमिली में कुछ मैटर चल रहा था, तो उसकी वजह से मुझे जॉब करना पड़ा। तो जॉब के लिए जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मैंने अपने बारे में बताया उनको और मैंने बताया कि मैं क्या करता हूँ। तो उन्होंने देखा और बहुत चीज़ें उन्होंने मेरे को डिमोटिवेट भी किया। तो बाहर की दुनिया आपको बहुत डिमोटिवेट करेगी और अपने आप पे विश्वास भी रखना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा उनको मतलब मेरा काम देखा उन्होंने, तो उनको अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा होपलेस हूँ, कोई बात नहीं, बस लाइफ में मत होना, यहाँ हो रहे कोई बात नहीं, लाइफ में मत होना। तो उन्होंने मेरे सामने पैसे की बात रखी, तो मैंने मैंने जो भी उनसे चार्ज किया तो बताया। तो फिर मैं जॉब पे जाने लगा नेक्स्ट टाइम। तो मैंने कुछ नोटिस किया आने जाने का अपना जो भी, फिर मैंने उनसे ज़्यादा और एक्सपेंसेस किया, मतलब अपने खर्चे भी बताए कि ऐसे मेरे एक्सपेंसेस हैं। और नेक्स्ट टाइम फिर उन्होंने मुझे मना भी कर दिया। फिर मैं घर पे आया, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे अंदर मैंने वहाँ पर क्या बोल के मतलब बढ़ाने का कहा। तो मैं देखा कि उनका जो वर्क है वो चीज़ें मुझे सिखाते, और मैंने क्या गलती करी, उनसे ज़्यादा चार्ज किया और काम मुझे उतना आता नहीं था, तो मुझे नहीं कहना चाहिए था। बट मैंने फैमिली की वजह से और अपना खर्चे की वजह से जितना बच सके मेरे से मैं कर सकूं, इसलिए तो मैं जॉब करना चाहता था ताकि फैमिली को कुछ सपोर्ट कर सकूं। पर जब कुछ बचेगा जब भी तो सपोर्ट करूँगा। तो फिर फैमिली वालों ने भी कहा कि कोई नहीं, तो सपोर्ट नहीं कर सकता, बट आई थिंक कुछ चीज़ तो सीखता वहाँ पर, तेरे को नहीं करना चाहिए था। तो फिर मैं अपने बड़ों से राय भी लिया, मैंने बहुत राय ली। तो उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि हाँ, लाइफ में अगर आगे ग्रो करना है तो चीज़ों को सीखना है और दिक्कतों पर भी सामना करना है। और कोई खा जाओ, कोई भी हाँ भाई, अवार्ड दूँ? आ जाओ आ जाओ। मनीषा। कोई भी आ जाओ। किन चीज़ों के बारे में बताना है? पास्ट के बारे में, रिग्रेट या फिर उसमें? जो भी हो, रिग्रेट सर हो। मैं बता दूं, मैंने कुछ अचीव किया है। अच्छा, अचीवमेंट। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ कंचन। 2019 की
बात है, मेरे चाचा जी उनकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, और 20 में मेरी बड़ी बहन की, ठीक है। तो उसके बाद मेरी फैमिली में इनकम की बहुत प्रॉब्लम हुई है, बहुत ज़्यादा, अभी तक चल रही है। बट उस वक्त मैंने अपने अंदर एक स्किल डेवलप की थी, वो है मेहंदी आर्ट, अभी भी है। तो उस वक्त मेरी फ़र्स्ट इनकम थी 1 घंटे की, शायद मैं 250 रुपये लाई थी अपने घर में, और उसे मैंने अपनी मम्मी को दिया। तो वो ना बहुत ज़्यादा रोई थी उस टाइम। उन्होंने कहा कहाँ से आया, क्योंकि पापा के बाद इनकम लाने वाला पहला बच्चा घर में मैं था, ठीक है। तो उसके बाद 20 जब मई जून का महीना आया, मेरे को एक वेडिंग में जाना पड़ा, वहाँ से मैं 2500 रुपये लाई, उसके बाद 10,000, और अभी जब फेस्टिवल वगैरह आते हैं तो मैं खुद से अपने पर्सपेक्टिव से अपना सामान लेके, मेहंदी की चीज़ लेके, यहाँ GTV नगर कैंप आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ अकेले जाती हूँ। पैसे एक रात में शायद 10,000 के आसपास कमाती हूँ, रात के 2-2:30 बजे अकेले आती हूँ। ये मेरा अचीवमेंट है, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप भी कुछ कर सकते हो। तो गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू। देखो, बात आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ। एक रिग्रेट हमने थोड़ा सा देखा, एक अचीवमेंट देखी, दोनों पर्सपेक्टिव हमने सीखे के दोनों पहलू को हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगा, यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते? सर हड्डियाँ काम करती हैं। बिलीव मी, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ क्या आपने कुछ रख रखा है जो मारना शुरू कर देंगे, या कोई डर है अंदर, या कोई फैमिली इशू है जो आप मेंटली अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो? क्या कारण? यहाँ नहीं आ पा रहे हो तो लाइफ में अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी भगवान करे जरूर मिलती है, तो वहाँ कैसे आओगे, कब आओगे? एक तो होता है अतिथि, तुम कब जाओगे। मैं यहाँ कहता हूँ तुम कब आओगे, बुलाता हूँ मैं, तुम आते नहीं। वहाँ एक शायरी है, बुलाती है मगर जाने ना देती, वो सोच सुन लिया आपने बढ़िया। ये जो बुला रहा हूँ बढ़िया बुला रहा हूँ, आओ तो सही। एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, अच्छी लिंक हो गई है। एक स्टोरी है जिसमें एक आदमी होता है, सभी लोग बैठे होते हैं। वो आदमी कहता है आप 10 रुपये लेके आइए, मैं आपको 1000 रुपये दूँ। होता सबके पास है, इतना कोई नहीं है। सबके पास जेब में 10 रुपये हैं, या फिर कईयों के पास नहीं है तो वो गूगल पे है, स्कैनर है, सबके पास है। बट वो आ नहीं रहे, वो एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। इसका 10 रुपये लेके चला जाएगा, उसका 10 रुपये लेके चला जाएगा, 10 रुपये की बात। तो एक बंदा आया, कम करके आया, उसने कहा ये 10, और लिटरली उसने 1000 रुपये दे दिए। वो कुछ सिखाना चाहता था, वो ये सिखाना चाहता था कि आप लोग एक्शन ओरिएंटेड नहीं। वो बंदा बुला रहा है, अपॉर्चुनिटी आपको कह रही है आ जा, और तो नहीं आऊँगा, मेरा दोस्त नहीं आया, मैं भी नहीं आऊँगा, बगल वाला नहीं आ रहा, मैं क्यों जाऊँ? ये चीज़ आप लोगों के अंदर, इस क्लास का मकसद यही है, ये चीज़ बाहर करना। ये जो भी क्लासें हो रही है, जो भी PPT बन रही है, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे कोई फायदा नहीं। इसके साथ अगर आपको एक अलग पर्सनालिटी चाहिए, बुक्स पढ़ लो, बहुत सारी बुक है। Eat That Frog, 5 Second Rule, How to Achieve Success, How to Conquer the World, Awaken the Giant, बहुत सारी बुक है। There are lots of books which gives you a way for success. बहुत सारी किताबें। आप अपने फोन से बाहर निकल के तो देखो, 2 घंटे 2.5 घंटे एवरेज की बात कर रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा होगा। रील्स देख लेते हैं दिन में, 1 घंटा बस एक किताब को पढ़ के देखो। ये वाली किताबें जो मैं बोल रहा हूँ, एक अलग मनीष सर, आई थिंक 46-47 ईयर्स के हैं, अभी भी वो अलग लेवल की किताबें, उनके पूरे बुक लिस्ट बनी हुई है, पूरी किताबों को पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं। अभी तो आप यूथ हो, 18 साल 19 साल यही उम्र है। आप लोग इंटरेस्ट सोचो, एक ऐसा बंदा जो अपनी ऑलमोस्ट हाफ लाइफ या जी चुका है बंदा, वो बंदा अभी भी किताबों में लगा हुआ है, सर्च कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, जान रहा है, नॉलेज ओरिएंटेड है। आप लोग अगर अभी से अगर ये कर लोगे तो आप लोग कहाँ चले जाओगे, ये आप मैं सोच भी नहीं सकता।
अगर अभी से इस अप्रोच से पढ़ो तो प्लीज़ एक्शन ओरिएंटेड बनो, बुलाया जाए तो आओ, ऐसे मौके नहीं मिलेंगे बाहर। इनमें से कई होंगे जो बाहर रिग्रेट करेंगे जाकर, यार चला जाना चाहिए। ठीक, बात करते हैं आंदोलन। सक्सेस बहुत अच्छा लगा आपने जो किया, सच में दिल से अच्छा लगा। 14 years old में, क्या चीज? 14 years old में आपका 17 की। गजब। और आपका जो रिग्रेट है ना, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पता कभी कभार इंसान ना पास्ट की उपलब्धियों को ढोता रहता है। मैंने पास्ट में ये किया था, मैंने पास्ट में वो किया था, मैं इतना करोड़ कमाता था, मैं ये था, मैं राजा था। अबे तू था है क्या ये बता, वो तो था ना, है क्या इस समय ये बता। पता चला है वो कटोरा लेके बैठा हुआ उधर, मैं था। उसने पूछा क्या है, जवाब ही नहीं है। तो था में मत जाओ, इसलिए कह रहा हूँ रिग्रेट है, था वो है नहीं, अब पछतावा मत करो, आगे की तरफ ध्यान दो कि आगे कैसे इनकम ले सकते हैं। ठीक है, और आप जो सक्सेस पा चुके हो अच्छी बात है, उसको और कैरी फॉरवर्ड करो, ओवर मत कर देना। कि जैसे मैंने बताया किसी भी चीज़ की ओवर प्रैक्टिस कहीं ना कहीं हर्ट कर देगा। सुनने में अजीब लग रहा हो बट बिलीव मी डिस्टर्ब कर देता माइंड। ओवर स्टडी भी डिस्टर्ब कर देगा माइंड। ब्रेक होना जरूरी। साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि इंसान को हर 45 से 50 मिनट के बीच या 35 मिनट के बीच में ब्रेक स्टडी में ले लेना चाहिए। तो चाहे वो 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ लोग 10 घंटे समझ लेते हैं इस चीज़ को, वो आराम से बैठ जाते हैं, वो कहता हो गया आज। ठीक है, ठीक है। एक चीज़ बताता हूँ मैं, रामायण से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा जिंदगी का, क्योंकि ये प्रॉब्लम टेक्निक स्किल्स है, उनमें मैं आपको बता रहा हूँ हर एक छोटी चीज़ जो आपके लाइफ में इस्तेमाल हो सकती है। जब राम जी ने रावण को मारा, रावण गया धरती पर, तो राम जी ने अपने भाई से कहा कि जा कुछ सीख कर आ। एक दुश्मन के पास भेजा जा रहा है कि जा कुछ सीख ले, क्या पता क्या वो बहुत ज्ञानी है। क्या सीखा इसका? ज्ञान कहीं से भी मिले बटोर मिले से, तो चाहे सामने वाला दुश्मनी को। ठीक है, ज्ञान ऐसी चीज है जिसमें शर्माना नहीं चाहिए। आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप कह नहीं यार सीनियर हूँ, नहीं पूछो, भले उसके पास कुछ अस्त्र हो ऐसे जो गजब के हो, आप नहीं सीखना चाह रहे तो ये आपकी बहुत बड़ी फॉल्ट। नॉलेज कहीं से मिले, गेन करो उसे, ये मैटर नहीं करता आपसे वो सीनियर हो, जूनियर हो या कोई भी। ठीक है, स्टोरी को आगे बताता हूँ मैं आपको। तो जब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं जाऊँ तो जा तो हो गए, तो सर के पास धनुष बाण लेके रावण सिखा दोगे। रावण ने कहा चला जाए, चले गए। तो अब लक्ष्मण जी का आपको पता क्रोध क्या है, मैंने तो कहा ही था भैया। मर गया है वो, लेकिन अभी भी उसकी रस्सी जल गई, लेकिन अभी भी बल नहीं गया उसका। कह रहा क्या हो गया, बात तो बता। मैं गया था उसे ज्ञान मांगे, उसने ज्ञान दे दिया। तो कहाँ गया था, किस तरीके? सर के बगल में ही खड़ा था। तो कह रहे हैं कि राम जी तो ज्ञान लेने गया था तू, पैरों में गिर, पैरों में। विद्यार्थी है तू, वो टीचर है तेरा। अब वो आ गए पैरों में गिर के, धनुष बाण रख दिया, पैरों में गिर के ज्ञान दे दूंगी। तो रावण ने फिर ज्ञान देना शुरू किया। रावण ने कहा मैं क्या तुझे ज्ञान दूं, चल एक बात मैं पूछता हूँ तुझसे, अगर तू मुझे जवाब दे दे तो मैं समझूंगा बहुत बड़ा ज्ञानी है। ये बता, मतलब इस लैंग्वेज में, लेकिन आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। ये बता, मैं कुल में तुम लोगों से बड़ा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम क्षत्रिय हो, मैं कुल में तुमसे बड़ा हूँ, मैं ज्ञान में तुमसे बड़ा हूँ, 4 वेदों पुराणों को ज्ञाता है, मैं भक्ति में तुमसे बड़ा हूँ। मैंने शिव जी को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर दिया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। मैं देवता मुझसे कांपते हैं, तुमसे नहीं कांपते हैं, देवता मुझसे कांपते हैं। काल को मैंने बंदी बना रखा है, मेरी सेवा में ऐसे ऐसे लोग हैं, देवता इंद्र भी कांप जाता है। मेरा बेटा इंद्र को बंदी बना कर ले आया।
मैंने जहाँ अपनी सीढ़ियाँ हैं, 7 सीढ़ियाँ, उनमें 7 ग्रहों को रखा है, दबा दबा के चलता हूँ बड़े मजे से। हारा क्यों? इतना ताकतवर इंसान हारा क्यों? क्या कारण है कि हार गया? ज्ञान के साथ अधर्म आ गया, घमंड आ गया। सर फैमिली ने उसका साथ नहीं दिया ना, खासकर भाई ने, जो मेन स्ट्रेंथ थी। एक पर्पस था मेरा जो आज फुलफिल हो गया है अभी के लिए, अभी बताऊंगा क्या पर्पस था। अच्छा लगा। तो रावण ने क्या जवाब दिया? आप लोगों ने जवाब दिया, सारे सही हैं। रावण ने क्या जवाब दिया उसको ध्यान से सुनो। पहले लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे नहीं पता क्यों हम जीत गए और तुम लोग हार गए। और ये बात सही है। ब्रह्मास्त्र एक एक से अस्त्र उन लोगों के पास और राक्षसी सेना ज्यादा उनके पास, वो बानरों की सेना लेकर आए। ठीक है। तो रावण ने कहा बस एक ही कमी थी, तुम चरित्रवान, मैं चरित्र, तुम्हारा चरित्र अच्छा, मेरा चरित्र, कैरेक्टर, जो भी मैंने कहा बिल्ड अ कैरेक्टर इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। अपने कैरेक्टर को बिल्ड करो, बस ये बताना था मुझे। और जो मैं अपना पर्पस कह रहा था फुलफिल हो गया कि आप लोग एक्शन शुरू कर दिया आपने, वहाँ से आवाज आई, यहाँ से आवाज आई, वहाँ से आवाज आई, यहाँ से आवाज आई। ये मेन पर्पस था मेरा कि आप लोग बोलो तो सही। आज बोला है आपने, यहाँ कल खड़े हो बोलोगे, कल हो सके मेरी जगह पे आप लोग हो, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड मस्ट है, रिमेंबर माय पॉइंट, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना लाइफ में कोई काम है। आप लोग अगर नहीं बोलते, मैं नहीं समझ पाता कि आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो। परफेक्ट सबने बोला है, बट ये रावण का पर्सपेक्टिव कि मैं चरित्रहीन हूँ, तुम चरित्रवान। तो जब इतने इतने दिग्गज, जिसको एक तरीके से आप भीष्म पितामह को तो समझ रहे हो महाभारत के, उन्हें पता है इच्छा मृत्यु का वरदान, उन्हें कोई नहीं मार सकता। कृष्ण भगवान कर्ण को जानते हो, सूर्यपुत्र कर्ण, कवच, उसको भी कोई नहीं मार सकता, उसका कवच इतना ताकतवर था। अर्जुन तो पहले कृष्ण भगवान ने गीता में कह दिया तुम नहीं मार पाओगे उसे छल से मारना पड़ेगा पहले तो, और छलिया मेरा नाम ही है, चलूंगा मैं कुछ करूंगा जुगाड़। रणभूमि से छोड़कर उन्हें वहां ले गए जहां पर रथ का पहिया फंस सकता था, वहां पर उन्हें, और मारा भी कैसे? निहत्था। शस्त्र है ही नहीं, वेदों में है कि शस्त्र होना चाहिए, 2 महारथी रथ पे होने चाहिए। मारा, मार दिया, खत्म। भीष्म पितामह को भी छल से मारा, वो लगे हुए तीर पे तीर चला रहे हैं। एक एवरेज माना जाए तो एक दिन में 10,000 सैनिक को मारते थे, एक तीर से। हाँ, तो मारे जा रहे हो भीष्म पितामह। कृष्ण भगवान को गुस्सा आ गया, वो सोच रहे हैं ऐसे तो खत्म कर देंगे लोग सब कुछ। उन्होंने बस सबको समय को रोका, उन्होंने पहिया उठाया, उन्होंने कहा बस गंगा पुत्र अब यहीं रुक जाओ। उन्होंने कहा मैं अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटूंगा, आप मुझे नहीं रोक सकते। आप वो अपना विष्णु भगवान का अवतार शुरू कर दिया उन्होंने। मेरे लिए कोई भी चीज सब मिथ्या है, तुम्हारा वचन, तुम्हारा प्रतिज्ञा, तुम्हें दिया गया आशीर्वाद सब मिथ्या है। मैं सबको मार सकता हूँ, जिसको पाऊंगा उसको मार दूँ। जब उन्होंने रियलिटी देखा ना विष्णु पिता ने, तो खुद ही से कह दिया बस प्रभु मैं खुद ही अपने प्राण को त्याग दूँ। तो वो शैया पे लेट गए थे तीनों दिन। तो कहने का मतलब है अगर अधर्म है तो उसका विनाश तय। पेचाव कितना भी ताकतवर हो, कितना भी कवच हो, कैसा भी दिव्य कवच हो, सबका विनाश है। जब भगवान, पता है इंसान कोसता रहता भगवान को, प्रॉब्लम दे दिया, इतनी सारी प्रॉब्लम दे दी, कैसे टैकल करो। सुझाव भी नहीं दे रहा है कि भगवान को फोन कर दे कि भाई बेटा देख उस गली में जा, वहां सुझाव मिलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं कर रहा है। एक चीज आपको पता है, भगवान अपने लिए भी वैसा ही है। राम जी को देखो, भगवान ही थे ना, अवतार ही थे ना, क्या जरूरत थी वनवास में जाने की, क्या जरूरत थी सुख सुविधाएं छोड़ने की। अरे पिता ने यही तो कहा था कि चला जा, आजकल के बेटे तो नीचे नहीं जाते। हाँ, नीचे नहीं जाते हैं कि भाई पापा ने कहा दूध लेकर आ जा, नहीं जाएंगे। पापा रुक जाओ, किल कर लूं, ये चल रहा है।
वो भगवान वो चले गए, उनके साथ उनकी वाइफ भी, और भाई तो आगे खाली था ही, वो भी चला। समझ रहे हो बॉन्ड कितना तगड़ा है। यहाँ तो एक भाई दूसरे भाई कमा रहा है, ये इसको देख लेंगे, इससे ज्यादा कमाओगे। ये नहीं कह रहा खुश हो रहा है, हाँ भाई कमा रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये से ज्यादा कमाओगे, अंदर अंदर बोल रहा है कमाने के लिए क्या हाँ ऐसे भी कई देखे गए हैं, प्रॉपर्टी के लिए, जमीन के लिए वो सल्टा देते हैं, क्लियर करवा देते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो भगवान आपको पता कांटे कितने चुभे उन तीनों भाइयों को। उसके बाद लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए ही नहीं, उनकी पत्नी सोती रही उर्मिला 14 वर्ष तक 24 घंटे सोती थी, थोड़ा अपना सोती थी, फिर अपने पति का भी सोती थी। ये रियली में है, आपको नहीं पता हो शायद, तो मैं बता दूं ये सच है। वो अपने पति के भी टाइम में सोते थे, अपने टाइम में सोती रहती थी। तो जब उनके पति आए तो उनको ऐसा नहीं लगा कि ये इतने वर्षों बाद, उनका अभी आ गए, उनको ऐसा लगा कल गए थे, आ गए, इतनी जल्दी हो गया, सोती ही रहती थी। तो यहाँ पे ये सीन चल रहा है। तो भगवान अपने लिए भी कठोर होता है, भगवान नियति पहले ही लिख देता है और उसको भोगना पड़ता है। कृष्ण भगवान मेरे पर्सनल फेवरेट गॉड है ट्रूली, क्योंकि ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा। वो एक इंसान ही थे, कर्मों ने भगवान बना दिए। एक कंप्लीट मैन अगर कोई है तो कृष्ण भगवान है, जिसने प्यार किया तो ऐसा किया कि आज भी राधा कृष्ण बोला जाता है। जिसने बचपन जिया तो ऐसा जिया कि आज भी छोटे छोटे बच्चों को उसकी माँ बोलते कन्हैया बन रहा है। जिसने युद्ध रचाया तो ऐसा रचाया कि महाभारत रचा दी। और 5 एक ऐसे बालक कह रहे, उनके सामने तो बालक ही हैं, उनको इतनी बड़ी कौन सी सेना थी वो नहीं हो, भगवान कृष्ण की ये सेना थी, नारायणी सेना। नारायणी सेना, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सेना, उनके सामने विजय दिलवा दी। तो कंप्लीट मैन सिर्फ एक ही है, कृष्ण। और जिसने ज्ञान दिया तो भगवत गीता दी। तो अगर कोई कंप्लीट, और कृष्ण भगवान की भी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा। पहले लव लाइफ में स्ट्रगल मिला, पहले मदर में, हाँ? पहले मदर मदर में स्ट्रगल, पहले मदर में मिल गया, फिर लव में, नहीं लव भी आप बात आएगा, ठीक है, लव में मिला। उसके बाद और सुनो, रिलेशन, फैमिली रिलेशन, अपने माँ बाप को ही सल्टा दिया उन्होंने, थोड़ा सा से पूरा बुरा ही क्या कर दिया। उसके बाद फिर ध्यान देना, थर्ड को आप सब मैंने जो बताया उनके बाद, वो अच्छे मित्र थे भगवान कृष्ण। अपने ही मित्र को उन्होंने कई बार समझाया कि देखो, उन्होंने सच्चाई भी बताई कि तुम कुंती पुत्र ही हो, तुम क्यों परेशान होते हो, तुम आ जाओ हमारे साथ मिल जाओ, और फिर तो तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अर्जुन और तुम मिलकर सारा काम कर दोगे। लेकिन उन्हें वो वचन के पत्ते कर अपने ही मित्र को मरवा दिया, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी थी, धर्म जरूरी है। और याद रखना, ये सीखने को मिलता है, ठीक है, सीखने को क्या मिलता है, आपको कोई दोस्त है गलत कर रहा है, गलत जगह जा रहा है, तो दोस्ती वो होगी कि आप उसे सही डायरेक्शन दिखाओ, ना कि सपोर्ट करो, शाबाश, ऐसा ऐसा नहीं करना है, उसको बताना है भाई गलत कर रहा है तू, ऐसे नहीं ऐसे कर। मैं भगवान को थैंक यू करता हूँ, मेरे सारे दोस्त ऐसे ही, वो बता नहीं, गलत वाले नहीं, अच्छे वाले हैं, वो बताते हैं भाई तू गलत कर रहा है, तू ये करना चाहिए, तू ये करना चाहिए, ये बढ़िया होगा, ये और बेस्ट होगा। तो ऐसे दोस्त हो तो सही है, दुर्योधन जैसे दोस्त मत रखो जो मौके का फायदा उठाए, ठीक है। तो ये बेसिकली आज की क्लास थी ओवरऑल, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन और प्रॉब्लम टेक्निकल स्किल्स की। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी, और इस क्लास से आप जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे देखा।